साथियों नमस्कार। साथियों, फंड कावेरी इंजन आजकल ट्रेंड कर रहा है और एक्स पर सभी लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करा रहे हैं। आप सब लोग भी कोशिश कीजिए कि ये ट्रेंड हो और इसमें डिमांड की जा रही है कि हमारी सरकार को चाहिए कि अब कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा फंड को एलोकेट करे, जिससे कि हमारी एयरफोर्स भी आत्मनिर्भर बन सके। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसके बाद से हमारी सेनाओं के साथ साथ पूरे देश को अपने ऊपर गर्व होने लगा है और हम सबको अब यह विश्वास हो गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर सेना अगर किसी के पास है तो वो हमारे पास है। बेशक हमारे पास दुनिया के सबसे आधुनिक जेट्स अभी नहीं है, बेशक हमारे पास कई आधुनिकरण की चीजें अभी नहीं है, लेकिन हमारी सेना की जो बहादुरी है, इतना प्रिसाइज हमने जो पाकिस्तान को उस समय पीटा था, उससे पूरी दुनिया भी हैरान है। और हम लोगों को भी अब अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगा है कि जब हमारी सेना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैपेबल है तो क्यों ना उनको हम मशीन्स और उनके जितने भी वेपन्स हैं सबसे ज्यादा आधुनिक करके दें और इस प्रकार करके दें कि हमें किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। इसीलिए कावेरी इंजन को फंड करने की बात उठ रही है। यह पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि कभी भी आप जेट देखते हैं तो जेट जब भी तैयार होता है तो उसमें मेन चीज होती है उसका इंजन। एक इंजन ही है जो किसी नॉर्मल विमान को जेट बना देता है, जो रफाल बना देता है, जो 5वीं पीढ़ी का बना देता है या 6वीं पीढ़ी का बना देता है। सारा खेल इंजन का होता है। वैसे तो नॉर्मल जो प्लेन्स होते हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके इंजन्स भी भारत में नहीं बनते हैं। दुनिया में गिने चुने 3-4 देश ही हैं जो एयरक्राफ्ट के इंजन्स को बनाते हैं। वैसे ही जो टर्बो इंजन्स होते हैं, यानी कि जो जेट्स के लिए इंजन बनते हैं, वो भी दुनिया में गिने चुने देश ही बनाते हैं। हमारे भारत में भी 1963 में ये मुहिम स्टार्ट करी गई थी कि हम भी अपने यहाँ पर विमानों के इंजन्स को बनाया करेंगे। तो हल्के फुल्के इंजन्स बनाने की हमने कोशिश भी करी। फिर 1989 में हमने बीड़ा उठाया कि हम जेट के लिए भी इंजन अपने ही देश में बनाएंगे और वहां से एक इंजन बनाने की मुहिम हमने छेड़ी, जिस इंजन का नाम हमने दिया था कावेरी इंजन। ये सोचिए 1989 से हम बना रहे हैं, 2025 आ गया है, हम पूरी तरह से जो हम चाह रहे थे 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट देने वाला इंजन हम तैयार कर सके, हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए देश में यह आवाज उठ रही है कि अब इस इंजन के डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा यहां पर लगाए, इंस्टेड के बाकी जगह पर पैसा जो हम वेस्ट कर देती है हमारी सरकार किसी को किसी तरह की स्कीम का लाभ देने में, नगद पैसे देने में, वो सब अब चाहिए कि यहां पर यूटिलाइज किया जाए। इससे यह होगा कि कल को हमें जेट लेने के लिए, रफाल लेने के लिए, 5वीं पीढ़ी का विमान लेने के लिए किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अब आप सोचिए, हमको रफाल लेने थे, हम 36 पहले मंगाए, 36 का ऑर्डर बाद में दिया, गिने चुने 100 रफाल भी हम पे नहीं हो पाए। ये क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि साहब वो जो इंजन है वो बीच में फंस रहा है। इंजन का जो डेवलपमेंट है वो अभी हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है कि हम 500 रफाल बना सकें अपने यहाँ या 500 तेजस बना सकें। हम अपने यहाँ के आधुनिक जेट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम तेजस है। माना कि उसकी लगभग मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो रही है, लेकिन इंजन अभी तक उसका तैयार नहीं हो पाया है। हालांकि कावेरी इंजन के भी टेस्टिंग चल रही है, काफी हद तक बन गया है, लेकिन अभी ये 70 से 75 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट दे रहा है और इतना थ्रस्ट सिर्फ और सिर्फ ड्रोन को उड़ा सकता है, जेट को नहीं उड़ा सकता। इसलिए हम वहां पर पीछे छूट रहे हैं। हालांकि हम आधुनिक से आधुनिक स्टेल्थ ड्रोन बनाने की दिशा में अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। इजराइल का सहयोग लेकर के अडानी ग्रुप ऐसे ड्रोन्स बना रहा है और आपको पता भी है कि अभी पाकिस्तान की धुलाई के वक्त काम भी आए थे। तो उनको और ज्यादा आधुनिक करने के लिए कावेरी इंजन वर्तमान स्थिति में तो पर्याप्त है, लेकिन तेजस को पूरी तरह से ताकत देने में पर्याप्त अभी नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे जब हम अपना 5वीं पीढ़ी का विमान बनाएंगे तो 2028 से 2029 हो चुका होगा और पूरी तरह से हमारी सेनाओं को वो विमान अच्छी खासी मात्रा में मिले तब तक 2035 हो चुका होगा और 2035 तक दुनिया में 6वीं या 7वीं पीढ़ी का विमान उड़ रहा होगा, 6वीं का तो उड़ ही रहा होगा। तो हम काफी हद तक पीछे चल रहे हैं अभी भी दुनिया की भागदौड़ से। देखा जाए तो हमें कायदे से 6ठी पीढ़ी के विमान पर काम करना चाहिए, लेकिन अभी भी हम 5वीं पे लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा आधुनिक विमान अगर हम पे अभी है तो वो 4.5 पीढ़ी का है, यानी 4.5 जनरेशन का है, 4.5 जनरेशन का है, वो है रफाल। जहां अमेरिका के पास 5th जनरेशन का है, रशिया के पास 5th का है, चाइना तो 6th का दावा कर रहा है, लेकिन 5th का तो है ही। जहां पर Su-57 की बात करी जाती है, F-35 की बात करी जाती है, ये 5वीं पीढ़ी के विमान हैं। हमारे पास अभी 4.5 पीढ़ी ही है, उसी में हम सबको चौंका के रखे हुए हैं। तो सोचिए जब हमारे पास 5वीं आ जाएगी तो कितना बड़ा हम खेल कर देंगे। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि अगर 1989 से इस पर काम चल रहा है तो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ, कितना फंड दिया, क्या हुआ, थोड़ा बताइए। तो आप जान के हैरान होंगे कि 1989 से 2025 तक हम लगभग 4 से 4.5 हजार करोड़ ही इसके डेवलपमेंट में एलोकेट कर पाए हैं। प्रोसेस इतना स्लो होता गया
कि जब हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, उसके बाद हम पर सैंक्शंस लग गए थे यूएस के, उसके बाद हमें इसका काम रोकना पड़ा था, क्योंकि हम इसे अपने विमान के साथ ही बना रहे थे और उसमें इस तरह के सैंक्शन थे कि हम विमान और ये दोनों चीजें साथ नहीं चला पा रहे थे। फिर 2008 से सरकार ने निर्णय लिया कि कावेरी इंजन का डेवलपमेंट अलग से ही करेंगे, लेकिन वो भी बहुत स्लो हो गया और अभी भी पूरी तरह से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। फर्ज कीजिए ये इंजन हम अपने तरीके से अगर तैयार कर लें, मतलब जो तेजस में लगना है उस लेवल का बना लें, तो हम अपने यहाँ पर फाइटर जेट कोई 50-100 नहीं, हजारों बना सकते हैं, हजारों, दुनिया को बेच भी सकते हैं। और सोचिए अगर हम ऐसा करने लग गए तो बड़े बड़े देशों का मार्केट पिट जाएगा, यूएसए का मार्केट पिट जाएगा, रशिया का पिट जाएगा, चाइना का तो वैसे ही पिट गया, यूरोपीय संघ जो है यानी कि जितने भी यूरोप के देश हैं उनका मार्केट पिट जाएगा। इसलिए आप जानिए दुनिया में जो खेल चलता है ना, व्यापार चलता है, 3 चीजों का चलता है बड़े स्तर पे। एक चलता है ड्रग्स का, जितनी भी उठा पटक आतंकवाद ये वो सारी चीजें आप देख रहे हैं, उसमें मेन चीज है ड्रग से पैसा आता है, वही सर्कुलेट होता है। भारत के इस तरफ देखोगे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये गोल्डन क्रीसेंट, ड्रग्स का, अफीम की खेती होती है बड़े स्तर पे। इधर आप देखोगे म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, इस क्षेत्र में गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ भी ड्रग्स की, अफीम की खेती होती है। इसलिए आप देख रहे हो उधर पाकिस्तान की तरफ से डिस्टर्बेंस, इधर मणिपुर में डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ड्रग के कार्टेल पर भी मोदी ने एक तरीके से स्टेप्स उठाए हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा भड़काई गई थी उसके बाद भड़काई गई थी जब वहां के सीएम ने फैसला लिया था कि हम ड्रग्स को अब पूरी तरह से बैन करेंगे। तो आप जब भी ड्रग के ऊपर कोई स्टेप लेने वाले होंगे, बवाल हो जाएगा, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लेना। दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस चलता है पूरी दुनिया में, वो चलता है वेपन्स का, हथियारों का। हथियारों में ये सब चीजें आती है, जिसमें एयरक्राफ्ट भी आता है, तोपें आती हैं, बंदूकें आती हैं, ये सारी चीजें। दुनिया में आज जहां भी युद्ध हो रहा है, दुनिया का एक महाशक्ति है वो देश, आप जानते हैं कौन सा, उसी ने युद्ध करा रखा है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो पैसा कैसे कमाएगा। अमेरिका में भी सरकारें वही टिकती हैं, वही आदमी राष्ट्रपति बन सकता है जैसे डीप स्टेट्स का समर्थन हो। डीप स्टेट्स वही हैं जिनमें यही सब बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, वेपन्स के, इन सारी चीज़ों के। आप कहोगे डोनाल्ड ट्रंप तो आ गया, वो एक अपवाद है, बाय द वे आ गया। बाकी डेमोक्रेट्स पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि जो वेपन की इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी चलती रहे। ये दो। और तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस होता है, वो होता है एक तरीके से देखा जाए तो मेडिसिन का। मेडिसिन के मामले में आप देखिए पूरी दुनिया में जितनी भी जगह आप देख रहे हैं, कहीं पर छोटी सी बीमारी के लिए आपको पता है ऐसी दवाइयां दे देना, वो सारी चीजें हैं। तो कोशिश ये रहती है कि कैसे भी दुनिया में इन चीजों की सप्लाई ठप ना पड़े और जो इनके बादशाह बन के बैठे हुए हैं उनकी कुर्सी कहीं चली ना जाए। इसलिए भारत जब जब कोई प्रयास करेगा अपने आप को आधुनिक करने के लिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे ये कावेरी इंजन बनाने में, चाहे हम इसरो के मामले में, हम कोई हमारी इसरो किस तरह के करतब करती है आपको पता है, कितने कम बजट में हमने बड़े बड़े मिशंस भेजे हैं, चांद के बिल्कुल साउथ पोल पे हम पहुंच गए हैं, पहले देश है दुनिया के। तो ये चीजें अमेरिका को और यूरोप को पचती नहीं है, इसलिए हमारे इसरो के साइंटिस्ट को बार बार टारगेट किया जाता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा इतना डिले हो गया, हमारे साइंटिस्ट लोगों को टारगेट किया गया। क्रायोजेनिक इंजन, ये एक विशेष प्रकार का इंजन होता है जिसमें अच्छा खासा थ्रस्ट मिलता है और जिसके जरिए हम रॉकेट को भेजते हैं, सैटेलाइट को भेजते हैं अंतरिक्ष में। पहले हम पीएसएलवी का प्रयोग करते थे जो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती थी, लोअर अर्थ ऑर्बिट में रह जाती थी। बाद में हमको हायर अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए जीएसएलवी का प्रयोग करना पड़ता था, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगता था। ये क्रायोजेनिक इंजन स्टार्टिंग में यूएसए के पास था, 162 के आसपास यूएसए ने बना लिया था, 62 के आसपास। उसके बाद फिर यूएसएसआर ने बना लिया था, एक ये दो ही देशों के पास था, शायद फिर यूके ने भी बना लिया था। भारत ने भी जब जब इसको बनाने की कोशिश करी तब तब भारत के ऑपरेशन को विफल कर दिया गया, जिससे कि भारत इस इंजन को बना ना ले। फिर बीच में यूएसएसआर ने भारत से कहा कि हम आपको क्रायोजेनिक इंजन में मदद कर सकते हैं, तो यूएसएसआर को सैंक्शंस की धमकी दी गई, तो यूएसएसआर को वहां रुकना पड़ा। फिर फाइनली भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाया जाकर के 2003 में। सोचिए, आप में से कई लोगों को लगता होगा क्या यार हम इतने बेकार हैं कि हर चीज इतना लेट बनाते हैं, हर चीज में पीछे रह जाते हैं, चांद पर आदमी नहीं भेज पाते हैं, अमेरिका यूएसएसआर भेज के बैठे हुए हैं, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना देर करते हैं, हम जेट इंजन नहीं बना पा रहे हैं। हम सब कर रहे थे साथियों, लेकिन करने नहीं दिया जाता है इन इंडस्ट्री वालों की वजह से, जो मैं आपको बता रहा था। इनकी साजिश का पर्दाफाश करता हूं। देखिए, आपने नंबी नारायण के बारे में सुना होगा, ये भारत के वैज्ञानिक, इन्होंने पूरी ताकत लगाई कि भारत में क्रायोजेनिक इंजन जल्द से जल्द बने। क्रायोजेनिक इंजन जिसकी बात कर रहा हूं, इन पर आरोप लगा दिए गए कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं।
फिर इनको जेल जाना पड़ा, इन पर केसेस चले, लंबे समय तक केस चलते रहे, फिर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, इनको कंपेंसेशन दिलवाया। लेकिन उन सब में क्रायोजेनिक इंजन तो डिले हो गया ना, यही अमेरिका चाहता था। आइए आगे, H.J. भाभा साहब, हमारे देश के साइंटिस्ट, न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत को कब का इन्होंने आगे बना दिया होता, आगे ले जाके खड़ा कर दिया होता। लेकिन साहब क्या देख रहे हैं हम कि इनकी भी आकस्मिक डेथ हो जाती है, एयरक्राफ्ट क्रैश में डेथ हो जाती है। क्यों साहब, कैसे हो गई, वो एयरप्लेन कैसे क्रैश कर गया, इस पर आज तक किसी ने पूछा नहीं पूछा। उसी प्रकार से हमारे विक्रम साराभाई जी, कलाम साहब के साथ, कलाम साहब के सीनियर थे, इनकी डेथ हो जाती है 52 की एज में, अचानक से डेथ हो गई, पता ही नहीं चला कारण क्या था। और ये कौन, जिन्होंने हमारी इसरो को आज जहां इसरो है उसके सफलता में बहुत बड़ा इनका हाथ था, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी इनका हाथ था, तो इनको भी सैबोटेज करवाया गया। उसी प्रकार से तपन मिश्रा जी जो अभी हैं, इन्होंने एक खुलासा किया था, ये इसरो के डायरेक्टर रहे हैं और कई हमारे प्रोग्राम्स में ये हेड रहे हैं, हमारे देश के प्रोग्राम्स में। इन्होंने एक खुलासा किया था कि 2017 में इनको मारने की कोशिश करी गई थी 3 से 4 बार आर्सेनिक दे करके, और एक बार तो पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती रहे लंबे समय तक, बड़ी मुश्किल से ये रिकवर कर पाए थे खुद को। तो इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, इनको भी रास्ते से हटाने का प्रयास किया गया था। इसलिए आज भी भारत अगर अपने कावेरी इंजन पर काम करे तो ये बहुत चांसेस हैं कि भारत के साइंटिस्टों की जान खतरे में रहेगी। हालांकि हमारी वर्तमान सरकार इस बात को लेकर के बड़ी आश्वस्त है कि किसी की भी जान खतरे में ना रहे जो देश के लिए काम कर रहे हैं। बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने ये इंजन बना लिया टाइम से, तो हम दुनिया के कई देशों का जो चौधरीपना है ना, उसको ध्वस्त कर देंगे। हमने जब पाकिस्तान की कुटाई करी थी, जो प्रिसाइज हमला वहीं की वहीं जा करके, अगल बगल में कोई डिस्टरबेंस नहीं, जितने भी उन्होंने हमारे पास ड्रोन जो कुछ भी भेजा, हमने एक भी यहां पर लैंड नहीं होने दिया, सब हवा में मार दिए 100% एक्यूरेसी के साथ। ना अमेरिका कर पाया, ना इजराइल कर पाया, ना यूएसएसआर रशिया कर पाया, ना कोई कर पाया। इस बात से सब हैरान है, आप जान रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने फिर जब हमारा ये ऑपरेशन खत्म हो गया, तो भी 3-4 दिन पहले की बात है, अमेरिका के ट्रंप ने ये बोला कि हम भी अपने यहां पर एक डोम बनाएंगे। डोम का मतलब पूरे अमेरिका को इस तरह से एक छतरी ऐसी मिल जाएगी जिससे कोई भी उस पर अटैक करे तो हवा में मारक क्षमता उसकी हो। तो अमेरिका को भारत के ऑपरेशन के बाद ये क्यों कहना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि S-400 की बिक्री ज्यादा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के आकाश तीर की बिक्री ज्यादा हो जाए। एकदम ट्रम्प का बयान आया। ऐसा क्यों है साहब कि भारत की इस जीत का, भारत की इस वाहवाही का यूरोप में ज्यादा चर्चा नहीं होने दी जा रही है? पाकिस्तान की चीजों को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान ने भारत को टक्कर दी है। कुछ कुछ देश तो ऐसे दिखा रहे हैं पाकिस्तान ने भारत को हरा ही दिया है जैसे, क्योंकि पाकिस्तान तो दूसरों के हथियार लेकर के काम चला रहा है, तो वो लोग तो चाहेंगे कि उनके हथियारों की वाहवाही हो। वो ये क्यों बोलेंगे कि भारत के आकाश तीर ने देखो उसको उड़ा दिया, S-400 ने उड़ा दिया, या बाकी चीजों को। तो सारा खेल इंडस्ट्री का है, आप समझिए। आप ये बिल्कुल ना समझें कि भारत पाकिस्तान को धो देगा तो वहां पर जो है इंग्लैंड कल को ये बोलेगा कि देखिए भारत ने किस तरह पाकिस्तान को धोया। वो चुप पड़ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान एक के बाद एक AI वाले वीडियो चला रहा है, फेक वीडियोस चला रहा है और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, अपनी वाहवाही कर रहा है। इस पर कोई भी न्यूज़पेपर, कोई किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लिख रहा, चाहे आप USA में देख लो, चाहे यूरोप में देख लो। और अगर भारत एक भी फेक प्रूफ दे देता तो पूरी दुनिया में हल्ला हो जाता। ये होता है नरेटिव। तो सारा खेल है बिजनेस का। भारत ने युद्ध 2-3 दिन में खत्म किया, सही किया। लंबा खिंचता, इन लोगों का बिजनेस बनता, चाइना के वो मजे आते, भारत की इकोनॉमी प्रभावित होती। और युद्ध करना आसान, स्टार्ट करना आसान है, कोई भी कर सकता है। रशिया ने कर दिया, इजराइल ने कर दिया, गाजा ने कर दिया, सब कर देते हैं, लेकिन खत्म करना मुश्किल पड़ जाता है। तो एक इंटेलिजेंट आदमी वही है जिसे यह पता हो कि खत्म कब करना है, व्हेन टू स्टॉप। तो भारत ने वो सही किया। पाकिस्तान को तो देख ही लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जितने भी धंधे वाले हैं वो इस तरह से हमारे देश को दबाने का प्रयास करते हैं। उन्हें पता है कि भारत के पास इतना पोटेंशियल है कि भारत हर चीज में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
और ऐसी कई चीजें हैं जो भारत के लोगों ने जिसकी खोज करी थी और उसका क्रेडिट दिया जाता है यूएसए को, चाइना को, यूरोप को। न जाने ऐसे कितनी मैथ्स की थ्योरम है, न जाने फिजिक्स के ऐसे कितने इन्वेंशन हैं जो भारतीयों ने करे थे। मैं उनके ऋषि मुनियों के जमाने की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूं, 50-100 साल पहले की बात। एग्जाम्पल दिखाता हूं, क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। ये है चार्ल्स के काओ, ये चीन का आदमी है, ये एक चोर है। कैसे? इसने खुद को नोबेल पुरस्कार दिलवाया है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। ऑप्टिकल फाइबर वही एक तरीके से तार जैसा एक फाइबर है जिसमें आज हम हाई स्पीड इंटरनेट चला रहे हैं लाइट के रिफ्लेक्शन से। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार इस चोर को मिला था, लेकिन ये जो खोज है ये करी थी हमारे नरेंद्र सिंह कपानी जी ने। देखिए, नरेंद्र सिंह कपानी जी, इन्होंने जब अपने पेपर को पब्लिश करना चाहा तो साजिश के तहत इनके पेपर को पब्लिश नहीं होने दिया गया। धीरे धीरे डिले करते रहे। फिर जब उस पेपर को पब्लिश करवाना था तो वो उस चार्ल्स के काओ को दे दिया गया। उसने उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके पब्लिश कर दिया अपने नाम से और नोबेल पुरस्कार ले लिया। ये घटना 10 साल के अंदर अंदर ही हो गई थी। और जबकि आज पूरी दुनिया जो हाई स्पीड इंटरनेट चला रही है उसका पूरा क्रेडिट जाता है कपानी जी को। ऐसे हमारे देश के न जाने कितने लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया खोज करने के लिए, और उसका क्रेडिट ये चोर लोग ले गए। इन्होंने अपने बिजनेस बना लिए। आज भारत हमारा कावेरी इंजन के लिए संघर्ष कर रहा है। इन लोगों ने, देखिए मैं आपको ये टर्बोफैन मैन्युफैक्चरर्स बताता हूं किस तरह से इन्होंने धंधे खोल रखे हैं अपने। देखिए, पूरी दुनिया में लगभग 5 देश हैं ये जो जेट के इंजन बनाते हैं। जेट के इंजन की चर्चा कर रहे हैं हम, जिनमें यूएसए है, रशिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है। ये पांचों P5 नेशंस है जिसपे वीटो पावर है। हालांकि जापान कहता है कि हमने भी बना लिया है, ताइवान कह रहा है कि साहब हमने भी बना लिया है। कुछ लोग यूक्रेन का कहते हैं कि उसके पास भी है, बट लगता है कि वो रशिया के टाइम का, यूएसएसआर वाले टाइम का ही उसके पास है। वो बात एक ही है, रशिया वाली। इनकी कंपनियां देखो आप, देखिए यूएसए में एक एक करके कंपनी देखिए जो टर्बोफैन बना रही है, इंजन बना रही है। जनरल इलेक्ट्रिक जीई, प्रैट एंड विटनी, विलियम्स इंटरनेशनल, हनीवेल एरोस्पेस, इंजन अलायंस, ये जनरल इलेक्ट्रिक और प्रैट एंड विटनी ने मिलकर के खोला था। इतनी कंपनियां सिर्फ यूएसए में है, और हमारे इन्होंने एक नहीं बनने दिया, एक, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन एक बन गया इंडिया में उस दिन खेल हो जाएगा इनका। यूनाइटेड किंगडम रोल्स रॉयस, फ्रांस सैफ्रॉन, रशिया एवी एडविगेटल, एनपीओ सैटर्न, क्लिमोव। इंडिया में जो ये कावेरी इंजन बनाने का जो जिम्मेदारी भी दी गई है वो जीटीआरई, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को दी गई है, जो डीआरडीओ के तहत ही काम चल रहा है। जापान ने भी बोला है कि साहब हमने भी बनाया है, ठीक है साहब। यूक्रेन का वही मैं आपको बताया, यूएसएसआर वाला ही है, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल अलायंसेज हैं जो इन्हीं के आपस में चल रहे हैं, ये इनका धंधा है। इसलिए आप सब लोग कोशिश करें कि इस चीज को ट्रेंड कराएं कि फंड कावेरी इंजन, और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने डिफेंस के क्षेत्र में, जिससे कि न सिर्फ हम अपनी आत्मरक्षा कर पाएं बल्कि इस क्षेत्र का एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकें। हालांकि 2013-14 के आसपास हम डिफेंस का एक्सपोर्ट करते थे 680 करोड़ के आसपास, 2023-24 में हमने किया लगभग 23,000 करोड़ का। तो इतना अंतर आया है, हम चाहते हैं लाखों करोड़ में जाए। यही हमारे देश के लिए हमारी सेवा होगी। तो कोशिश करें आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग करके सरकार पर दबाव डालें और फंड कावेरी इंजन को ट्रेंड कराएं। नमस्ते।